ये जो सेशन शुरू होने वाला है ये काफ़ी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी शायराना भी होगा। और सेशन शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार जानना चाहेंगे, और सर की भी ये ख्वाहिश है कि कितने लोग हैं जो उर्दू में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में। कम से कम बहुत अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं, और आई होप कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन में। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस सेशन का नाम है फ़िक्र, फ़न और फसाना। और जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, बहुत से सवाल और जवाब होंगे, और सवाल और जवाब के इन अल्फाज से मुझे एक शेर याद आ जाता है जो सर का ही है कि इसी जवाब के रास्ते सवाल आते हैं, इसी जवाब के रास्ते सवाल आते हैं, इसी सवाल में सारा जवाब ठहरा है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ सवाल होगा वहीं से जवाब आने वाले हैं, और उसी समत में आगे बढ़ते हुए अब हम सर से सुनेंगे। तो सर, जो आई थिंक पहले अगर आप अपनी जर्नी जो रही है अब तक, वो इन बच्चों को उस तरह से समझा सकें कि कैसे जब आप भी स्कूल्स में थे और आप उस वक्त कैसे उर्दू को देखते थे और कैसे पढ़ते थे, कैसे समझते थे, और उस वक्त आपकी क्या ख्वाहिशात थी उर्दू को लेकर आगे, और कैसे वो फिर आगे पूरी जर्नी देखने को मिल रही है हमें। प्लीज़ सर। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप तमाम मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो ख्वाब देख रहे हैं कुछ करने का, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और कुछ कर गुज़रने का, ऐसे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिले तो यकीनन ये मेरे लिए तो खुशी की बात है। वरना स्टूडेंट्स तो बहुत हैं, जितने बच्चे हैं सब पढ़ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सब उसी तरह पढ़ते हैं? जवाब होगा नहीं। चूँकि नेचर ने, फितरत ने हर बच्चे को यूनिक बच्चा बनाया है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट है। इसीलिए कभी कभी कोई बच्चा अगर ये समझता है कि मैं कुछ कम हूँ, मेरा क्लासमेट, मेरा सीनियर या मेरे घर का कोई बच्चा वो मुझसे बेहतर है, मुझसे आगे है, यही पहली गलती है उस बच्चे की कि वो इस तरह सोचता है। इस तरह कभी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए कि आप में जो क्वालिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं कि जिसे आप ख़ुद से बरतर समझते हैं उसमें भी वो क्वालिटीज़ हों। अब मेरे बचपन से मुताल्लिक़ आपका जो सवाल है, तो मैं बहुत मुख्तसर में अपने बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं ख़ुद को मौजू बनाना बहुत बेहतर नहीं समझता। मैं तो आपसे बातें करने आया हूँ और आपसे कुछ सीखने आया हूँ कि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि मैं तो मास्टर्स को पढ़ाता हूँ, रिसर्च स्कॉलर्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन इतने छोटे बच्चों से बात करने का मौका शायद मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार मुझे मिला है। तो मैं इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहता था, सो मैं हाज़िर हो गया। मेरी पैदाइश वेस्ट बंगाल के शहर, उसकी राजधानी कलकत्ते में हुई, और ये साल है 1988। मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं पे कलकत्ते में हुई और सरकारी स्कूल में हुई। बिल्कुल जो सरकारी स्कूल का जो ढांचा होता है, बिल्कुल उसी तरह के स्कूल में मेरी इब्तिदाई तालीम हुई। मेरी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो भी एक सरकारी स्कूल से ही हुई। वो स्कूल बहुत अच्छा था। प्राइमरी के मुकाबले में हायर एजुकेशन मुझे अच्छे इंस्टीट्यूशन से मिला। अब एक सवाल जो उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ आता है कि उर्दू का पैशन कब मेरे अंदर जागा, या किसी के अंदर एक तहज़ीब को लेकर और एक ज़बान को लेकर एक पैशन कब जागता है।
तो जब हम छोटे होते हैं, जैसे इस वक्त जो आपकी उम्र है, इस उम्र में इतना पैशन नहीं होता ज़बान से मुताल्लिक़, इसलिए कि नज़रिया भी उतना पुख्ता नहीं होता है। दुनिया को देखने का, समझने का वो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होता है जो ज़रा आगे चलकर जब आप मैच्योर होते हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं, आप कुछ ठोकर खाते हैं, तो फिर आप सीखते हैं। लेकिन अचानक कोई काम तो नहीं होता। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि मामूल के मुताबिक जैसे सब पढ़ते हैं वैसे ही हम भी पढ़ते रहे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हमारा जो मीडियम था, मीडियम ऑफ एजुकेशन, वो उर्दू था। उर्दू मीडियम से हमने बुनियादी और सेकेंडरी एजुकेशन मैंने हासिल की। अब सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन का जब वक्त आया, यानी ग्रेजुएशन के लिए, अब तो मामला डिफरेंट है आप लोगों के साथ। हम लोगों का तो उस वक्त ये मकाम आता है जब ग्रेजुएशन में जाते हैं, फिर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम करियर किस में बनाएंगे, या एटलीस्ट हायर सेकेंडरी में हम डिसाइड करते हैं कि हम किस तरफ जाएंगे। लेकिन अब आप लोगों को तो बहुत पहले से ये तय करना पड़ेगा, और यही वजह है कि शायद ये आप लोगों को एक गाइडेंस के लिए, एक रहनुमाई के लिए ये सेशन रखा गया है। तो मैंने तो हायर सेकेंडरी में ये तय कर लिया था कि मुझे आर्ट्स पढ़ना है। मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, मैं साइंस भी ले सकता था, मैं कॉमर्स भी ले सकता था। मैंने आर्ट्स चूज़ किया। मेरे सारे टीचर्स मुझसे नाराज़ हो गए, कहने लगे इतने अच्छे नंबर के बावजूद मैं तो तुम्हें ये समझता था कि तुम साइंस में कुछ करोगे, एटलीस्ट कॉमर्स लोगे। लेकिन मैंने आर्ट्स लिया, सबको हैरत हुई। लेकिन जो मेन स्ट्रीम है, यानी पूरी भीड़ एक तरफ जा रही है, मेरे सारे दोस्त सब साइंस की तरफ चले गए जो मेरे साथ स्कूल में थे। मैं उन सब के बरखिलाफ़, उन सब के अगेंस्ट आर्ट्स की तरफ आ गया और पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगा, इकोनॉमिक्स पढ़ने लगा, एजुकेशन पढ़ने लगा, उर्दू पढ़ने लगा, हिस्ट्री पढ़ने लगा, इंग्लिश पढ़ने लगा, ये सब्जेक्ट्स में पढ़ने लगा। इसके बाद ग्रेजुएशन में जाने के बाद मेरे मार्क्स हायर सेकेंडरी में भी बहुत अच्छे थे। मैं इंग्लिश में ऑनर्स कर सकता था, मैं पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर सकता था, मैं हिस्ट्री में ऑनर्स कर सकता था, मैं एजुकेशन में ऑनर्स कर सकता था। मेरे सामने बहुत से रास्ते खुले हुए थे। लेकिन मैंने ये तय कि मैं ज्योग्राफी में ऑनर्स कर सकता था। ये सब मेरे सामने सब्जेक्ट्स थे और सब में बहुत अच्छे मार्क्स थे और आसानी से मुझे किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाता। लेकिन मैंने फिर एक डिसीज़न लिया। ये मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा फ़ैसला था। ये फ़ैसला मैंने ख़ुद लिया। मेरे माँ बाप कुछ और चाहते थे, मेरे भाई कुछ और चाहते थे, मेरे दोस्त कुछ और चाहते थे, मेरे टीचर्स कुछ और चाहते थे। लेकिन सबका की तमन्ना और सबकी ख्वाहिशात एक तरफ, मेरा फ़ैसला एक तरफ। मैंने ये तय किया कि मैं उर्दू लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करूँगा। मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ये 2 सब्सिडरी पेपर्स रखे और मेन सब्जेक्ट मैंने उर्दू लैंग्वेज रखा। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैं दिल्ली आ गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मैंने एमए किया और ग्रेजुएशन में भी मैंने टॉप किया था पूरी यूनिवर्सिटी में। मास्टर्स में भी मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। फिर मैंने जेएनयू छोड़ दिया और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला आया। वहाँ से मैंने एमफिल की और एमफिल मैंने अभी दाखिला ही लिया था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब में आ गया, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट इदारा है जो उर्दू ज़बान के प्रमोशन के लिए काम करता है। वहाँ मैंने 3 साल लगभग काम किया। उसके बाद अलीगढ़ आ गया और 22 अक्टूबर को यहाँ मेरे 11 बरस पूरे हो जाएंगे। क्या बात। तो ये मुख्तसर सी मेरी ज़िंदगी की जर्नी है। अब सवाल ये है कि ये तो किसी के साथ भी, हर शख्स की ज़िंदगी में ये फ़ेज़ आता है। सबको स्कूलिंग करनी है, सबको ग्रेजुएशन करना है, सबको हायर एजुकेशन में जाना है। लेकिन
मैंने जो अपनी बात बताई, इससे आपको कोई सबक मिला या कुछ फ़र्क महसूस हुआ या नहीं हुआ, ये आप बताएँगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी अपनी जर्नी से मैंने जो सीखा है अपनी जर्नी से, वो ये सीखा है कि मशवरे में ख़ैर है। सबसे हमें एडवाइस लेना चाहिए, अपने सीनियर्स से, अपने घर के लोगों से, या जिनको हम इस लायक समझते हैं कि वो हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं, हमें उनसे मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। और सिर्फ़ एक शख्स से नहीं लेना चाहिए, 2 से नहीं लेना चाहिए, जितने पॉसिबल हों उतने लोगों से मशवरा लेना चाहिए। लेकिन सबकी बातों को सुनने के बाद अपने आप को वहाँ बीच में रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये जो हर आदमी मुझे एक ख्वाब दिखा रहा है, क्या उसका दिखाया हुआ ख्वाब मेरा ख्वाब है? वो जो मुझे कह रहा है कि तुम एक अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, हम्म। किसी ने मशवरा दिया कि तुम बहुत कामयाब आर्किटेक्ट बन सकते हो, कोई कहता है कि नहीं तुम तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन सकते हो, कोई ये कहे कि नहीं तुम बहुत बड़े हिस्टोरियन बन सकते हो, कोई ये कहे कि तुम बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। हर शख्स की अपनी राय है, वो अपने मुताबिक जो उसे समझ में आता है या जो ज़माने को वो देख रहा है, दुनिया को देख रहा है, उसके मुताबिक आपको एक ओपिनियन देता है। लेकिन क्या उसकी जो ओपिनियन है, उसकी जो राय है, वो आपके लिए है, ये कौन तय करेगा? इसका फ़ैसला कैसे होगा? इसका फ़ैसला आपको करना पड़ेगा। उसे क्या मालूम आपकी दिलचस्पियाँ क्या हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको कौन सा फ़ील्ड अच्छा लगता है, आपको शायरी पसंद है या नहीं है, आपको मैथमेटिक्स पसंद है, आपको क्या पसंद है, ये मैं कैसे जज कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। थोड़ी देर आपने मुझे 10 मिनट 15 मिनट अपनी बात बताई, उसकी रोशनी में मैं आपको कह दूँ कि तुम साइंस ले लो, तुम आर्ट्स ले लो, तुम इंजीनियरिंग कर लो, ये उसके लिए मुनासिब नहीं होगा, ये इंसाफ़ नहीं होगा, ये जस्टिस नहीं है। यहाँ रुक करके, ठहर करके आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला हमें ख़ुद लेना पड़ेगा, इसलिए कि हम अपने ख्वाब ख़ुद बुनते हैं, हम अपने ख्वाब ख़ुद देखते हैं। हम ख्वाब देख सकते हैं तो फिर उसे पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है, किसी और की नहीं है। जब ख्वाब हमने बुना है, उसके क्रिएटर हम हैं, तो उसको बनाएंगे, उसे फुलफ़िल करेंगे, उसे एक अल्टीमेट गोल तक पहुंचाएंगे, ये ज़िम्मेदारी हमारी है। और दूसरी चीज़ जो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जो स्टिक का एक बहुत सेंट्रल थीम है कि आपको खुद अपने ख्वाबों को प्रोसेस करना है। आप जहां आप सारे एडवाइस ले रहे हैं उसको अपने आप के ऊपर एक बार सेल्फ एक्चुअलाइज करके भी देखना है। इसी समझ में आगे बढ़ते हुए सर, जैसे आपने अपनी जर्नी बताई कि आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप उर्दू में अपनी हायर एजुकेशन करेंगे। तो जब हम एक ज़ुबान को एज अ हायर एजुकेशन चुनते हैं, तो चाहे वो उर्दू हो या फिर इंग्लिश हो या हिंदी हो, लेकिन उसके पीछे जो एक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर एक ज़रा स्टीरियोटाइप कह सकते हैं ज़बानों को लेकर अभी भी है कि उन्हें लगता है कि ज़बान बस बात कर रहे हैं और यहाँ पर ख़त्म हो गई बात, तो ये तो सबको आता है, सबका एक थॉट प्रोसेस ये होता है। तो उसके पीछे जो लिटरेचर है और जो फ़िक्र आती है उस चीज़ के पीछे, जो फ़िलॉसफ़ी है उसके पीछे, तो एक बार आप उसकी इम्पोर्टेंस इन बच्चों को समझा सकें कि ज़बान सिर्फ़ हम जो बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन से बढ़कर भी बहुत कुछ है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, ज़बान और लिटरेचर, अदब, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ज़बान को आप लाइटली लेते हैं और कभी-कभी ले भी लेते हैं, तो यहाँ तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको आती है, जो चीज़ हमें आती है वो हमें आती है, जो चीज़ हमें नहीं आती है वो हमें मुश्किल लगती है, जो आ जाती है वो आसान लगती है। अब देखिए, हमारे यहाँ भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन है, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक है,
और एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ MIL, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस। एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। अब अगर लैंग्वेज पढ़ना है तो लैंग्वेज वो शख्स पढ़ेगा जिसको लैंग्वेज नहीं आती है। आपको अगर उर्दू नहीं आती है तो आप उर्दू लैंग्वेज पढ़ेंगे अगर आपको दिलचस्पी है। आपको जर्मन नहीं आती है, आप जर्मन पढ़ेंगे। आपको स्पेनिश नहीं आती है, आप स्पेनिश पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको उर्दू आती है तो आप अब सोचेंगे कि मुझे उर्दू तो आती है तो मैं क्यों पढूं। अगर आपको इंग्लिश आती है, बिल्कुल यही सवाल मैं उलट देता हूं, तो फिर क्या आप सोचेंगे कि मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए हायर एजुकेशन में। 12th तक सब लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, और इंग्लिश मीडियम ना भी हो तो कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश तो होता ही है। तो इतनी इंग्लिश तो आ जाती है। तो जब आपको इतनी इंग्लिश आ जाती है कि कुछ आप उसमें एक्सप्रेस कर सकें, कुछ उसे पढ़ सकें, कुछ समझ सकें, जो इतनी ज़बान और क्या है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। यानी हम अगर कोई बात आपसे कहते हैं, आप उसे समझ लेते हैं, ख़त्म हो गए, ज़बान यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ज़बान का काम पूरा हो जाता है। यहाँ पे हमने एक बात कही, आपने समझ ली, ख़त्म। तो क्या इसके बाद हमें ज़बान और सीखना चाहिए? अगर आपको आती है तो आपको नहीं सीखना चाहिए। अगर आपको नहीं आती है, आपको लगता है मुझे नहीं आती, तो आपको सीखना चाहिए। ठीक उसी तरह अगर आपको उर्दू आती है तो आप नहीं जाएंगे हायर एजुकेशन में, लेकिन आपको इंग्लिश आती है तो आप शायद चले भी जाएं हायर एजुकेशन में। तो वहाँ पर फिर एक सवाल आता है मार्केट वैल्यू का, कि ये काम जो हम कर रहे हैं, ये करके हमें फ़ायदा क्या होगा। ये दुनिया फ़ायदे की जगह है। 99.9% लोग हर चीज़ में फ़ायदा तलाश करते हैं। रिश्तों में भी फ़ायदा तलाश करते हैं कि हम किसी को दोस्त बनाएं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हम किसी के साथ थोड़ी देर बैठें तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। किसी को हम अपना वक्त दे रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ जब हम फ़ायदे और नुकसान के रेशियो में देखना शुरू करेंगे तो फिर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हर चीज़ में हमें फ़ायदा और नुकसान नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक लैंग्वेज की बात मैंने ये बताई कि जो आपको आती है वो आप नहीं पढ़ेंगे, जो आपको नहीं आती है वो आप पढ़ेंगे। अब लैंग्वेज के बाद जो हायर एजुकेशन में लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती, हायर एजुकेशन में लिटरेचर सिखाया जाता है, लिटरेचर पढ़ाया जाता है। यानी जब आप ऑनर्स करते हैं किसी सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन करते हैं, तो वहाँ आपको लैंग्वेज नहीं सिखाई जाती। चाहे आप इंग्लिश में कर लीजिए, चाहे आप उर्दू में कर लीजिए, चाहे आप हिंदी में कर लीजिए, कोई भी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज आप ले लीजिए, उसमें आपको लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, आपको लिटरेचर सिखाया जाएगा। और लिटरेचर एक वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा मैदान है। और इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम किसी चीज़ को समझते हैं। ज़बान के बारे में तो हम कह सकते हैं कि इतना हम जानते हैं कि हम आपसे आज बात कर रहे हैं, लेकिन लिटरेचर के बारे में हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने उसे समझ लिया है, हम उसे जानते हैं, हमने उसे एक्सप्लोर कर दिया है, हम शेक्सपियर को हमने पूरी तरह समझ लिया है, गालिब को हमने पूरी तरह समझ लिया है। हम ये दावा कर ही नहीं सकते। जब हम ये दावा नहीं कर सकते, इसका मतलब है ये कुछ हमसे कहता है। ये हमसे ये कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अल्टीमेट नहीं है, कोई भी चीज़ फिनाइट नहीं है, कोई भी चीज़ आखिरी नहीं है। इस दुनिया में हर चीज़ उस वक्त तक आपके ग्रिप में आती रहेगी जब तक आप उसके करीब जाते रहेंगे। जैसे जैसे आप किसी चीज़ के करीब जाते हैं, वो चीज़ और बड़ी होती जाती है। जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाते हैं, वो चीज़ छोटी होती जाती है। तो आप किसी चीज़ को कम आंकते हैं, किसी चीज़ को कम समझते हैं, किसी चीज़ को कम वैल्यू देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उससे बहुत डिस्टेंस पे हैं, आप उससे बहुत दूर हैं। इसीलिए आप ये राय कायम कर रहे हैं। जैसे जैसे आप उसके करीब जाएंगे, वैसे वैसे लगेगा कि ये तो एक बहुत बड़ी दुनिया है और इस दुनिया को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। तो यही उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ भी है। किसी भी ज़बान के बारे में, ये एक जनरल टर्म्स में आपसे बातें कर रहा हूँ, किसी एक ज़बान के बारे में या किसी एक सब्जेक्ट के बारे में मैं ये बात
नहीं कर रहा हूँ। जी सर, बहुत बेहतरीन ये आपने बताया हमें किस तरह से, और यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी फ़नकारी दिख कर आती है कि कैसे एक पढ़ाई से रिलेटेड एक डिस्कशन को आपने ज़िंदगी के फ़िलॉसफ़ी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए जैसे हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं किसी भी सम से, आपने लिटरेचर के बारे में बताया। अब यहाँ पर भी हमारे जो बच्चे हैं ये सब स्कूल्स में ही हैं फ़िलहाल तो, और हायर एजुकेशन तक आते-आते मतलब एक जो एक बेसिक थॉट प्रोसेस होता है कि कब बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में चले जाते हैं बैचलर्स के बाद ही, और या मास्टर्स के बाद चले जाते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन के क्या प्रॉस्पेक्ट हैं और उसका क्या प्रोसेस है? क्या उसके पीछे एक तो पैशनेट होना कितना ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और या फिर अगर किसी को शुरू से तैयारी करनी है, उसको कहीं न कहीं वो देखता है अपने आप को कि वो आगे जाके हायर एजुकेशन परस्यू करेगा, तो वो एक थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए? किस तरह से अपने आप को हमेशा सीखने के लिए ओपन रखना पड़ता है? अगर आप अपनी जर्नी से डिफाइन करके एक हायर एजुकेशन का डेफिनेशन हमारे बच्चों को दे सकें। देखिए, इसका जवाब मैं 2-3 पहलुओं से दूँगा। सबसे पहले तो हमें 2 चीज़ों में फ़र्क करना होगा। एक है नॉलेज और दूसरा है करियर। करियर की एक लिमिट हो सकती है, जहाँ पर आप पहुँच कर के आपको ये लगे कि हाँ, मैंने अचीव कर लिया, हो गया, मैं सैटिस्फाइड हूँ, और अब इससे ज़्यादा अगर मुझे ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप करियर ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं या नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं। आपको इल्म हासिल करना है, आपको नॉलेज गेन करना है, या फिर आपको सिर्फ करियर बनाना है। देखिए, कम पढ़ के भी करियर बनाया जा सकता है। करियर को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आप करियर का मतलब अगर ये समझते हैं कि आप लाखों रुपए पैसे बनाएं, तो एक शख्स चोरी करके भी पैसे बना सकता है, एक शख्स डाके डाल के भी बना सकता है, वो उसकी फ़नकारी है। आज ये जो एआई फ्रॉड्स हो रहे हैं, पूरा साइबर क्राइम है, वो हम आप तो नहीं कर सकते, इसलिए कि हम वो हुनर नहीं जानते। तो गलत काम करने के लिए भी एक स्किल चाहिए। तो सही काम करने के लिए कितना स्किल चाहिए, ये ज़रा सोच के देखिए। जब हम कुछ गलत करते हैं तो भी हमें ऐसे नहीं हम कर सकते, हमें उसमें मास्टर होना होता है। तो सही काम करने के लिए तो हमारे सामने फिर बड़े चैलेंजेस होंगे, इसलिए कि कंपटीशन वहाँ ज़्यादा होगा। तो हमें ये तय करना पड़ेगा, फ़र्क करना पड़ेगा कि हम करियर बनाना चाहते हैं कि नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। एक चीज़ करियर और नॉलेज के बीच में एक चीज़ और है, और वो चीज़ है पैशन। पैशन, जब आपको पता चला कि ये मेरा पैशन है, जैसे ही आपको मालूम, आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया, पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अभी आप चूँकि बहुत छोटे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे दिन में अपने लिए 5 मिनट निकालते हैं, अपने लिए। आप निकालती हैं अपने लिए? अच्छा, तो आप जब 5 मिनट अपने लिए निकालती हैं तो वो क्या होता है? वेरी गुड। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पूरे शेड्यूल में, दिन भर के शेड्यूल में थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें और अपने बारे में सोचें और ख़ुद से सवाल करें कि ये जो पूरा दिन गुज़रा है, इस पूरे दिन में हमने क्या खोया, क्या पाया? ये सवाल हम अपने आप से नहीं करते कि एक दिन, हमारी ज़िंदगी में 1 सेकंड कितना इम्पॉर्टेंट है। तो पूरे 24 घंटे इसे आपने बर्बाद कर दिया या इसे अपने फ्यूचर के लिए आपने इस्तेमाल किया, उसको आपने एक अच्छे तरीके से कंज्यूम किया। तो ये आप, हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं वो यकीन जानिए कुछ करते हैं, और आपसे भी हमें उम्मीद है और यकीन है कि आप भी कुछ करेंगे। तो रोज़ इसी तरह अपने बारे में सोचिए। तो मैं ये कह रहा था कि नॉलेज और करियर के बीच में एक चीज़ है पैशन। नॉलेज एक बेसिक चीज़ है, हम सबको हासिल करनी है। कब? माँ की गोद से लेकर कब्र तक
हमें इल्म हासिल करना है, और इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। यानी हम नॉलेज के हुसूल के लिए, इल्म हासिल करने के लिए बीच में हज़ार रुकावटें पैदा होती हैं, हमें हर रुकावट को तोड़ करके आगे बढ़ जाना है। मुझे एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, मुझे बशीर बत, चूँकि ये उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ सेशन है तो मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट को पानी की तरह होना चाहिए, पानी की तरह। अब मैं शेर सुनाता हूँ। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या बात। तो हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो रास्ता, अगर आपने अपने आप को इस काबिल बना लिया है, अपने आप को पहचान लिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, चूँकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आप खुद जानते हैं कि मेरी औकात कितनी है। मुझे मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। मुझे आप कहें 10 घंटे यहाँ खड़े हो जाओ, मैं नहीं कर सकता। मैंने अब इस सेशन से पहले जो एक्सपर्ट थे वो खड़े होकर बात कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि मैं खड़े होकर बात नहीं कर सकता, मुझे एक कुर्सी चाहिए। मैं बैठ के ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। मेरे सामने 10,000 लोग बैठ जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बैठना चाहता हूँ। मैं बैठ के ज़्यादा कंफर्टेबल, मुझे मालूम है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। मुझे आप कहिए कि आप 30 किलोमीटर दौड़ जाइए, मैं नहीं दौड़ सकता। दौड़ते हैं ना, ऐसे लोग हैं जिनका ये पैशन है। जब आपका पैशन होगा तो आप 20 किलोमीटर दौड़ लेंगे। जी बिल्कुल। मैं नहीं दौड़ पाऊँगा। ठीक इसी तरह आपको ये मालूम करना है कि आपका पैशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं। तो हमें जिस दिन ये मालूम हो गया कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर, और ये मेरा पैशन है, तो ऐसा दुनिया में बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन ऐसा लोगों के साथ होता है। यानी उनका पैशन ही उनका करियर बन जाए, पैशन ही करियर बन जाए। और जब पैशन करियर बनता है तो फिर पैसे की कोई फ़िक्र नहीं होती है, पैसा खुद चल कर आता है। जब आपके पास नॉलेज होती है, इल्म होता है और साथ ही पैशन होता है, और पैशन नहीं होगा तो वो इल्म भी अधूरा, वो करियर भी अधूरा, वो आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे हैं। आपका एक क्लास, आपके साथ 10 लोग पढ़ते हैं, दोस्त तो उसमें एक ही होता है ना, 2 ही होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे 20-30 स्टूडेंट्स क्लास में और सबसे आपकी बराबर की दोस्ती है या बराबर की जान पहचान है, ऐसा तो नहीं होता। एक ही होता है, 2 ही होते हैं। तो ठीक उसी तरह अपनी ज़िंदगी में आपको कम से कम ऐसे 10-20 करियर्स नज़र आएंगे, लगे ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हम ये भी शायद कर सकते हैं, हम ये भी शायद कर सकते हैं, शायद ये भी मेरे लिए सूटेबल है, शायद ये भी मेरे लिए बेहतर है। लेकिन उन सब में से आपको चुनना तो एक ही है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के आपको एक करियर चुनना पड़ता है। और आप करियर चुनते वक्त फिर किस चीज़ को बुनियाद बनाएंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि हमें यही मेरे लिए है, वो है आपका पैशन। आपका पैशन बताएगा कि आपका करियर क्या होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आपका पैशन ये बताएगा कि आपका करियर क्या होना चाहिए। तो पहले ये जानिए कि आपका पैशन क्या है। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि आपका पैशन क्या है, उस दिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ। ये ज़रूरी, चूँकि एक आदमी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एक आदमी नहीं होता है, एक आदमी के अंदर बहुत से लोग उसमें होते हैं। एक शायर हैं निदा फाजली थे, उनका एक शेर मैं सुनाता हूँ। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना उसे 10 बार देखना। तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे अंदर और भी कई लोग रहते हैं। मेरे अंदर एक टीचर भी है
जो AMU में पढ़ाता है। मेरे अंदर एक शायर भी है जो मुशायरों में नज़र आता है। मेरे अंदर एक क्रिटिक भी है जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखता है और मैगज़ीन्स में नज़र आता है। मेरे अंदर एक इंसान भी है जो किसी का दुख देखता है तो वो मचल जाता है। मेरे अंदर एक ऐसा गमख़ार भी है जो अपने किसी दोस्त को किसी भी ख़राब सिचुएशन में, किसी दुख में, किसी ग्रीफ में, तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। मैं किसी का बेटा भी हूँ तो मैं एक बेटा भी हूँ। मेरे माँ बाप के मुतालिक मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं किसी का भाई भी हूँ। तो इसी तरह मेरे अंदर बहुत से शेड्स हैं। मैं तन्हा नहीं हूँ। ठीक उसी तरह आप सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक ही करियर को आप अपने लिए आखिरी समझ लें, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मेडिसिन को अपना करियर बनाया या मेडिकल को अपना करियर बनाया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उनका एक पैशन, बचपन से एक पैशन था कि मैं तो शायरी पसंद करता हूँ, शेर पढ़ता हूँ, शेर सुनता हूँ और शेर कहना चाहता हूँ, शायरी करना चाहता हूँ। लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई। अब चूँकि शायरी तो कहीं पढ़ाई नहीं जाती है, शायरी तो कहीं सिखाई नहीं जाती है, उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट आज तक नहीं खुला जहाँ आपको बुला करके बिठा के शायरी पढ़ाई जा सके, सिखाई जा सके। शायर बनाया नहीं जाता, शायर नेचुरल होता है, शायर खुदादाद होता है, शायर पैदा होता है, शायर किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता। उसी तरह फ़नकार, जो नेचुरल फ़नकार हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, वो कहीं किसी फैक्ट्री में तैयार नहीं होते हैं। उनको थोड़ा बहुत रूल्स उनको थोड़े बहुत सिखाए जाते हैं। जब आप रूल्स सीख लेते हैं तो फिर आप भटकते नहीं हैं, उसमें आप एक्सेलेंट करते हैं। लेकिन जो आप एक्सेलेंट करते हैं वो अपने इंस्टिंक्ट की वजह से करते हैं। वो आपका अपना, वो आपकी अपनी, आपका अपना टैलेंट होता है। जो टैलेंट आपको नेचर ने दिया है वो कहीं और से नहीं मिल सकता, वो किसी को नहीं मिल सकता। तो इसीलिए हमें बहुत बारीकी से ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब ये किसी ने मेडिकल को अपना फील्ड बना तो लिया, लेकिन उसे ज़िंदगी भर एक अफ़सोस होता है कि मैं ये कर रहा होता तो शायद कुछ और, मैं बिज़नेस कर रहा होता। भाई कोई अगर जॉब में है, कोई बहुत अच्छे जॉब में, कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसे ये बचपन से उसे एक कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा हो कि मैं बिज़नेस करता तो भी बहुत अच्छा होता, तो फिर क्या वो नहीं कर सकता? अब इस स्टेज में पहुंचकर जहां उसकी ज़िंदगी एक ख़ास स्टेज पर पहुंच गई है, बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, तो क्या वो नहीं कर सकता? कोई भी काम ज़िंदगी में हम स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी फेज़ में, किसी भी स्टेज में, ऐसा नहीं। हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम वो करेंगे तो उसकी गारंटी नहीं होगी कि उसमें हम एक्सेलेंट भी कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए हमें वक्त से पहले ये तय करना होता है ताकि हम एक्सेलेंट पोजीशन पर पहुंच सकें, ताकि हम जब कहीं खड़े हों तो दुनिया हमें मेरे पैशन से, मेरे काम से पहचाने कि हाँ, आपने इस फील्ड में ये काम किया है जिसकी वजह से आपको हमें जानना चाहिए। तो ये मेरा ख़्याल है कि हायर एजुकेशन या फिर किसी चीज़ को करियर बनाने के लिए हमें ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सोचना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने और आई होप कि बच्चों को ये बात बहुत समझ में आई होगी कि पैशन को करियर किस तरह से बनाना है और उसको समझना कैसे है कि पैशन को करियर कैसे बनाया जा सकता है। और एक चीज़ मैं ऐड कर दूं इससे पहले कि मैं ये दूसरा सवाल मुझसे पूछें कि आजकल का जो ज़माना है वो किसी, चूँकि बहुत एडवांस्ड एज है, अब स्पेशलाइजेशन जिसको हम कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्पेशलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है नो डाउट। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स, एक आदमी सिर्फ एक लैंग्वेज जानता है, वो काफ़ी नहीं है आज की दुनिया के लिए। आज आपको इंग्लिश भी जाननी है, आपको इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइवल के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको वर्ल्ड क्लास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर
चाहते हैं कि वो मुझे मिले, दुनिया में मुझे लोग जाने, मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाऊँ, तो बेसिक चीज़ है आपको एक ऐसा मीडियम आना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। तो आज की डेट में इंग्लिश एक ऐसा मीडियम है जो हर जगह तकरीबन एक्सेप्टेबल है। तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इंडिया में हम रहते हैं, हमें हिंदी आनी चाहिए, हमें कोई और ज़बान आनी चाहिए, कम से कम 3 लैंग्वेजेस तो हमें आनी चाहिए। अपनी वो ज़बान जो मेरी मादरी ज़बान है, जो मेरे घर में बोली जाती है, जो मेरे माँ-बाप बोलते हैं, जो मेरी माँ बोलती है, वो मेरी मादरी ज़बान है, मदर टंग। तो मेरी माँ जिस ज़बान में बात करती है, मुझे वो आनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम बोलना, समझना तो आना चाहिए, लिखना चलिए वो तो एक अलग है, लेकिन इतना तो आना चाहिए। तो एक ज़बान तो आप माँ की गोद ने आपको नेचुरली दे दी, एक ज़बान आपको मिल गई, उस गोद से एक ज़बान मिली आपको। दूसरी ज़बान तो इंग्लिश आपको ऐसे मिल जाएगी, ये मीडियम ऑफ एजुकेशन की वजह से, वो आपकी मजबूरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और चूँकि इस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हमें हिंदी भी आनी चाहिए। तो अब ये 3 तो मीडियम्स हो गए, जी। लेकिन ये 3 मीडियम्स हमें मालूम हैं तो ये काफ़ी है, ये भी काफ़ी नहीं है। हम 3 ज़बानें जानते हैं, 3 भाषाएँ हमें आती हैं, ये काफ़ी नहीं है। सिर्फ़ भाषाओं से कुछ नहीं होता, सिर्फ़ भाषाओं से कुछ नहीं होता, सिर्फ़ हम ज़बान जानते हैं, उससे कुछ नहीं होता। एक प्याला है, ज़बान एक प्याले की तरह है, वो अगर वो खाली है तो भी प्याला है, उसमें आप कुछ भर दें, भरने की ज़िम्मेदारी आपकी है ज़ाहिर। कि आप क्या भर रहे हैं उस प्याले में, क्या भरना चाहते हैं। उस ज़हर भी भर सकते हैं, शरबत भी भर सकते हैं, और अलीगढ़ में हैं तो चाय भी भर सकते जी, हैं। बिल्कुल। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम भरते क्या हैं उसमें। तो लैंग्वेज जस्ट लाइक एक बॉल की तरह है। ये आपको डिसाइड करना है कि हमारे पास एक पैमाना है, हमारे पास एक बर्तन है, एक बॉल है, एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है, और अब हम इसके बाद आपकी असल ज़िम्मेदारी शुरू होती है कि अब क्या आप उसमें भरना चाहते हैं, कौन कौन अपनी ज़िंदगी में उस मीडियम के ज़रिए से कौन कौन से रंग भरना चाहते हैं, ये तो आप डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सर। और आखिरी जो एक सवाल है, इससे पहले कि हम फिर बच्चों से मुखातिब हों, जैसे आप एक जदीद शायर हैं और आप अदब पे आपकी पूरी ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस, पढ़ाई सब कुछ रही, तो आपने दो चीज़ें देखी हैं कि एक अदब जो पहले महज किताबों में मिल पाता था, मतलब वो मीडियम ही हमारे पास किताबें थी, अब वो इंटरनेट पर है, जैसे रेख्ता जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, या रील के फॉर्म्स में बहुत ज़्यादा शायरी हो रही है और ज़बान के बारे में बात की जा रही है, फिल्म्स बन रही हैं इतनी सारी अफसानों पर उर्दू के ताल्लुक से। तो अब जैसे हमारा जो मीडियम है, जो जिस तरह से चेंज हुआ है, ख़ासकर इन बच्चों के लिए, क्या मुझे लगता है कि ये लोग बचपन से ही यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पर ही देख रहे हैं सारा कुछ। आज उनको कोई शायरी ढूँढनी है तो उनको रेख्ता पर ही जाना पड़ेगा। तो ये जो माहौल बन रहा है, एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो कई लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन अब ये भी है कि ये हमारा सच भी है। अब इसी से हमें सीखना भी है और इसी से हमें समझकर आगे बढ़ना है। तो टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है, खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजी को, ताकि वो अपनी ज़ुबान और अपने अदब पे भी हम काम कर सकें साथ-साथ। उसके मुतालिक अगर आप कुछ बता पाएँ। देखिए हर टेक्नोलॉजी का यूज़ भी होता है और अब्यूज़ भी होती है। वो टेक्नोलॉजी जितनी यूज़ होती है उतनी ही अब्यूज़ भी होती है। दोनों एस्पेक्ट हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के। अब देखिए दवा किस लिए बनाई गई थी? इसलिए कि हम सेहतयाब हो सकें, ट्रीट किया जा सके एलिमेंट्स को, बीमारियों को ख़त्म कर सकें। लेकिन उन दवाओं का मिसयूज़ भी तो होता है। अगर वो दवाएं हम ज़्यादा खा लें तो फिर वो फ़ायदे के बजाय नुकसान करेंगी। तो हर चीज़ की एक लिमिट है, हर चीज़ की एक हद मुकर्रर है। हमें उस हद को पहचानना होगा कि हमें किसी चीज़ को कितना वक़्त देना है, किस और किस चीज़ के लिए कौन-सा मीडियम, किस चीज़ के लिए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म ज़्यादा अहम है। अब वो कितना अहम है,
अब ज़ाहिर सी बात है आपकी उम्र में इतना सब कुछ जज करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन धीरे-धीरे अगर इसी तरह आप सोचेंगे तो जिस जिस तरह आपकी उम्र बढ़ेगी, उस तरह आपको आसानी होगी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में और फ़ैसले करने में। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये न्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सोशल मीडिया से हम दोस्ती करें या इससे हम डिस्टेंस बनाएं। ये सोशल मीडिया हमारे लिए एनिमी का काम कर रहा है या फिर सोशल मीडिया हमारा दोस्त है। ये हमें तय करना पड़ेगा कि वो कब हमारा दोस्त होता है, कब हमारा दुश्मन होता है। और ये जो बीच की लकीर है दोस्ती और दुश्मनी में, ये हम नहीं समझ पाते और हम अक्सर कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि कब वो हमारा दोस्त है और कब वो हमारा दुश्मन है। अब जैसे इस वक्त मेरे मोबाइल में मैं सोशल मीडिया पर मेरी प्रेजेंस है। मैं फ़ेसबुक पर भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं यूट्यूब पर भी हूँ, मैं ट्विटर पे भी हूँ और मैं इन जो पॉपुलर मीडियम्स हैं मैं इन सब पर हूँ। लेकिन मेरे सेल फ़ोन में ना यूट्यूब की ऐप है, ना फ़ेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना ट्विटर, कुछ नहीं। इस वक्त मेरे फ़ोन में एक भी ऐप मौजूद नहीं है, एक भी ऐप नहीं है। तो अब इससे आपको थोड़ा-सा ये समझ में आ गया होगा कि मैं यूज़ तो करता हूँ, लेकिन उतना ही यूज़ करता हूँ जितनी ज़रूरत है। मेरे लिए रील्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये न्यू जनरेशन की सबसे बड़ी जो कहते हैं कमज़ोरी है वो रील्स है। ये कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। रील्स मैं बिल्कुल कहता हूँ रील्स आपको नहीं देखना चाहिए। रील्स आपको फ़ायदे कम, नुकसानात ज़्यादा देती हैं। थोड़ी देर के लिए आप एजुकेशनल रील्स भी देख रहे हैं, मैं मानता हूँ, एजुकेशनल रील्स भी देख रहे हैं, ऐसी भी रील्स बनती हैं जिनसे आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन उन रील्स को देखते-देखते आप कब उस सरहद से निकल कर किसी और सरहद में पहुँच जाएँगे, ये आपको पता नहीं चलेगा। और हर वो चीज़ जो आपके लिए नुकसानदेह होती है, वो आपको अट्रैक्ट करती है। अच्छी चीज़ें कब किसी को अच्छी लगती हैं? वो तो जब एक लेवल पर आप मैच्योर होते हैं तब समझ में आता है कि हाँ ठीक है, कोल्ड ड्रिंक बहुत नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें पीना चाहिए और कभी मिले तो हम इनकार नहीं करते। लेकिन जिस दिन हमें ये समझ में आ जाता है कि इसके नुकसान ही नुकसान है, फिर हम छोड़ देते हैं, हम नहीं पीते। तो इसी तरह सोशल मीडिया को भी हमें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ास तौर पर आपकी जो जनरेशन है, आपके लिए तो समझिए कि वो सरासर दुश्मन ही है आपका। तो आप इन चीज़ों पर बिल्कुल तवज्जो न दें। अब एक सवाल ये है, आपने जो किया था कि इस चैलेंज में चूँकि ये आपकी जो जनरेशन है इसके बगैर रह नहीं सकती, ये अब आपके खून में शामिल है। ये जो डिजिटल एज है, आप पैदा ही डिजिटल एज में हुए हैं, जी। तो आप उससे अलग तो हो ही नहीं सकते। हम जितना भी कहें कि आप हट जाइए, आप फ़ेसबुक पर अकाउंट ना बनाइए, आप यूट्यूब मत इस्तेमाल कीजिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप यूट्यूब के बगैर कुछ कर ही नहीं पाएँगे। आपको कुछ भी देखना होता है आप गूगल करते हैं, आपको कुछ भी जानना होता है आप यूट्यूब पर चले जाते हैं, उससे आप जानते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आप जब यूट्यूब पर जाते हैं किसी चीज़ के लिए या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफ़ॉर्म पर आप कुछ अपनी दिलचस्पी का कोई कंटेंट आप तलाश करते हैं और फिर उसे देखते हैं, तो फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑप्शन मिलता है, बहुत से ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हर ऑप्शन को देखने लगें तो फिर हफ्तों महीनों निकल जाएँगे। ज़ाहिर। इसलिए कि इतना कंटेंट है, आज ये जो पूरा डिजिटल एज है, इसमें इतना कंटेंट उस पर जमा कर दिया गया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आज वो लिमिटलेस है। तो अब आपको यहाँ पर मशवरे की ज़रूरत होती है कि जिस फ़ील्ड को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो अपने टीचर से आप पूछ लीजिए कि हम क्या देखें? 10 चीज़ें हैं, 10 में से 1 ही तो देखेंगे, 2 ही तो देखेंगे, उससे ज़्यादा टाइम कहाँ मिलेगा? तो फिर आपको बहुत सोच समझ करके मशवरे के बाद ही सोशल मीडिया को वक्त देना चाहिए। आप अपने आप को ज़्यादा वक्त दीजिए, सोशल मीडिया को उतना वक्त मत दीजिए।
जी, बिल्कुल ये एडवाइस आई थिंक बहुत काम आएगी और यहाँ पर स्टिक के प्लेटफ़ॉर्म पर हमारा एक बहुत सेंट्रल थीम है टू अटेन फुलफिलमेंट और आई थिंक वही है कि जो आज का सोशल मीडिया नहीं दे पाता है, वही जैसे आपने बताया सर कि आप रील तो देखते हैं, आप एजुकेशनल रील देख रहे हैं लेकिन उसके सरहदों के पार चले जाते हैं और वही चीज़ है कि एक अटेंशन स्पैन का भी कहीं न कहीं एक उसमें नुकसान होता है।